प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत 8 स्टडी भारत आर्ट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान के हम दूसरे अध्याय के दूसरे लेक्चर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे दूसरे लेक्चर पे आ चुके हैं और ये दूसरा लेक्चर आप लोग का आज होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं भारत में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत में शुरुआती दौर में कांग्रेस ने अपने परचम लहराए और उसमें किस प्रकार से चुनाव आयोग की स्थापना हुई, क्या क्या चीजें हुई, किस प्रकार से वयस्क मताधिकार आया, या हम अन्य देशों की तुलना में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में इतने कम पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बाद भी उभर के आते हैं और इन व्यवस्थाओं का संचालन अच्छे से होता है। तो इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है, हम इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत 8 जो है स्टडी भारत आर्ट्स। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बढ़े आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जो भी आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, आप इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसा लगा। हम यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा अध्याय, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दूसरा अध्याय, यानी कि दूसरा अध्याय आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो किस रूप में है, एक दल के प्रभुत्व के दौर। एक दल मतलब मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में एक दल, दो दल लिए ये सारी चीजें आप लोगों को परिभाषित कर दिया था ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन और देखते हैं कि आज के अपने इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सभी लोग तैयार हैं? आज हम लोग यहाँ जो टॉपिक देखेंगे वो मुख्य रूप से क्या है, लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं लोकतंत्र की स्थापना, इसमें कुछ अन्य छोटे भी टॉपिक आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही जानना है लोकतंत्र की स्थापना भारत में हम किस प्रकार कर रहे हैं। तो बढ़ा जाए आगे। चलिए देखिए, अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जब भी आपकी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास आर्थिक तंगी है, आप उनको इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, वे भी आर्ट्स की सभी क्लास फ्री में कर सकें और अच्छे 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ पीडीएफ नोट्स ले सकें। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, उस दिन इस एग्जाम के आपके नोट्स के पैटर्न को समझना बहुत आसान हो जाएगा और इन पैटर्न के आधार पे आप नंबर बहुत अच्छे पाने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन और लॉन्ग शॉर्ट के, तो ये भी बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर को हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारे रूप में हमारे लिए किस रूप में है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लिए वह जो है एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम आ चुके हैं और यहाँ हम देख रहे हैं किस रूप में, लोकतंत्र की शुरुआत देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आप लोगों ने ये टॉपिक जो है आप देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये पहले चैप्टर में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ी थी। ठीक है, पहले चैप्टर में आप लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ी थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इन चुनौतियों के बाद जब सारी हम चीजों को ठीक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हो रहा है, लोकतंत्र निर्माण करना है। और उस लोकतंत्र के निर्माण में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, उन्हें हमें देखना है। तो देखिए कि तुरंत बाद हमारे सामने एक क्या होती है, चुनौती लोकतांत्रिक रणनीति या राजनीति के रूप में तैयार होती है। ठीक है ना, यानी कि अब हमने क्या कर लिया, हमारा देश आजाद हो गया। आजादी के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें अब एक ऐसा, यानी कि हमारा देश आजाद हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए, हमारे आजाद देश के लिए एक ऐसा शासन व्यवस्था चाहिए जो यहाँ के लोगों के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य करे, सरकार के रूप में, लोकतंत्र के रूप में, जो जनता का शासन हो, यानी कि सबके लिए समान रूप से आगे लेकर के चढ़ने वाला, विकास करने वाला, है ना। तो उसके लिए हमें तैयार करना था क्या, जमीन तैयार करना था, यानी बेस तैयार करना था। देखिए, राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई। जैसे ही भारत आजाद होता है, सभी लोग अपनी अपनी मांगों, अपनी अपनी पार्टियों के साथ यहाँ पे क्या होते हैं कि शामिल हो जाते हैं। सबके अपने अपने कुछ मांग थी, सबके अपने अपने कुछ विचारधाराएं थी, उनको लेकर के ये लोग चलते हैं। हम यहाँ चुनावी राजनीति के पहले दशक, यानी कि शुरुआती के 10 सालों के बारे में बात करें तो सिर्फ देखिए
आजादी के बागडोर में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका स्थान रहा है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो कांग्रेस पार्टी रही है। उस कांग्रेस पार्टी रही है ना, कांग्रेस पार्टी के बाद आप देखेंगे कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी, INCN, ठीक है, मैंने कल पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इनका शुरुआत हुआ था। इसने आजादी की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए ये सत्ता के रूप में भी आजाद भारत में ये पहले शुरुआत के दशकों में शामिल रही। और सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 वर्षों तक तो इनका कोई भी विपक्षी यानी कि हम कह ले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इस चर्चा से हम निम्नलिखित बातों को समझेंगे। अब देखिए, अगर हमने इतनी चीजें देखी, इस चैप्टर को देखा, तो इन चीजों को हमें समझने में आसानी होगी। क्या एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से उसकी भारत में स्थापना होती है, इसके बारे में हमें समझने में बहुत आसानी होगी अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं। तो दूसरा, आजादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, यानी कि आप देखेंगे शुरुआती सालों में भाई हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, वे लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करता थे वे हमारे सत्ता में शामिल रहे, है ना। आगे फिर देखेंगे विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव। अब जब एक सत्ता हमारे सामने आएगी लोकतंत्र में, तो उसके विपक्ष में भी सत्ता खड़ी होगी जो क्या करेगी कि इनके प्रभाव और नीतियों का एक तरीके से हम कह लें कि जायजा लेगी और उनके विचारों को प्रस्तुत करेगी कि नहीं ये चीजें और ऐसी होनी चाहिए तो ना रहता, है ना। देखिए, विपक्षी का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो लोग डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे, यानी कि क्या, एकदम समझिए कि वही जो तानाशाही वाला होता है शासन, उस तानाशाही शासन की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पेज। तो याद रखिएगा, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हमें चाहिए थी। उसके बाद आजादी के शुरुआती सालों में हम देखेंगे कांग्रेस की क्या महत्वता रही, और फिर विपक्षी दलों के बारे में हम देखेंगे उनकी क्या नीतियां होती हैं, किस रूप में वे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला यहाँ जो टॉपिक है आपका देख सकते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वह है स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र भारत का जन्म, लोकतंत्र की स्थापना। आप देखिए, हम भारत में पढ़ रहे हैं लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हो रही है, कैसे, यानी भारत में लोकतंत्र की स्थापना अब हम करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसके बारे में आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ, जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से भारत आजाद होता है। विखंडित हो गया भारत, 565 क्या थे, छोटी छोटी रियासतें थी, ये सब बट गए, इधर उधर हो गए, हमारे देश के टुकड़े हो गए, फिर भी हम एक हैं। हमारे देश की समझ प्रारंभ से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, और शुरुआत से ही हमारे यहाँ क्या थी, ये चुनौती सामने थी कि कैसे हम अपने राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ें, थी ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के साथ होने के कारण हमने लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग चुना। स्वतंत्र हुए हम आजादी के बाद, जैसे अंग्रेजों के शासन से जब हम स्वतंत्र होते हैं, तो अब हमारे यहाँ क्या होती है कि ये समझ आती है कि यहाँ के लोगों को अगर हम विकास के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं तो लोकतंत्र ही एक हमारे लिए क्या है, एक विकल्प के रूप में है। भारतीय राजनेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना हेतु समाज के विभिन्न समूहों और पारस्परिक एकता की भावना को विकास करने का प्रयास किया। अब समाज में जितने लोग हैं, खास करके राजनेता मतलब कि जो भी नेता लोग थे, अब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा किस चीज में, अपने भारत देश के जो लोकतांत्रिक प्रणाली होगी उसके निर्माण में, क्योंकि ये लोग अपने अपने स्तर से, सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे यहाँ की चीजों को अच्छा बनाने का, उसको सुधारने का, तो उसी क्रम में ये क्या होगा, एक प्रयास होगा। देखिए, हमारे देश का संविधान, याद रखिएगा यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनते हैं, और अगर जो लोग पिछले साल क्लास किए होंगे तो उन लोगों ने देखा भी होगा। पिछले प्रश्न आप PYQ उठा करके देख लीजिए बोर्ड एग्जाम का, तो यहाँ से इस लाइन से बहुत प्रश्न बने हुए हैं। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न बने हुए हैं, तो इन लाइन को, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे देश का संविधान कब बना है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, यानी कि लिया गया है। लेकिन संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इन दोनों शब्दों में बहुत मामूली अंतर है, ये अंतर एकदम ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आप याद रखिए कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना,
ये छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको डाउट करते हैं। आपने पढ़ा है लेकिन ये कंफ्यूजन है कि यार कब लिया गया, कि कब अपनाया गया, लागू कब हुआ, अब इसमें कंफ्यूजन, हम आंसर कुछ भी मार देते हैं, तो वहां पे आपकी गलती हो जाती है। तो बहुत ध्यान से ये चीजें आप पढ़ेंगे। जनवरी 1950 में देश के चुनाव आयोग का गठन हुआ। चुनाव आयोग का गठन देखिए हो गया कब, 1950 में, जिसका कार्य देश में यथाशीघ्र प्रथम, याद रखिएगा प्रथम आम चुनाव, यानी 50 में हुआ और जल्दी से जल्दी हमें प्रथम आम चुनाव कराने हैं, तो जितना संभव हो सके हमें जल्द से जल्द कराना है। और सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त बने। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोनों ऊपर वाली, तो बहुत अच्छे से इन दोनों लाइनों को आप याद कर लीजिएगा। मैं फिर आप लोगों से एक बार कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए, यहां से हमेशा एमसीक्यू बनते हैं। तो प्लीज ये एनसीईआरटी की लाइनें, आप पूरी मेरे नोट्स मिला सकते हैं, एनसीईआरटी की ही लाइनें होती हैं, मैं एनसीईआरटी को ही प्रीफर करता हूं, क्योंकि अन्य जितने भी बुकें हैं वो सब कहीं ना कहीं मुख्य रूप से आकर के एनसीईआरटी से ही जुड़ती हैं। तो एनसीईआरटी, हमें बिहार बोर्ड ये भी कहता है कि हम एनसीईआरटी को लेकर के चले, तो हम यहाँ एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन व मतदाता सूची का निर्माण किया जाना आवश्यक था। अब देखिए, जब भी आपको चुनाव करना होगा, चुनाव कराना होगा, तो एक निश्चित एरिया आप बनाएंगे ना, एक निश्चित क्षेत्र, यानी कि ये सीमा क्षेत्र है, इसके अंदर चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में इतने लोग मतलब कि मतदाता सूची में शामिल है, मतलब इतने लोग वोट डालने के लायक हैं जो 18 साल से ऊपर है, जो डाल सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। तो चुनाव कराने के लिए जैसे अभी निर्माण हो गया ना चुनाव आयोग का, और उसके सुकुमार सेन अध्यक्ष हो गए। अब यहाँ पे समस्या आई कि किन क्षेत्रों में कैसे होगा, यानी कि ये क्षेत्र एक लिमिटेड एरिया है, इसमें यहाँ का चुनाव होगा, इसमें इतने लोग मतलब कि वोट दे सकते हैं, तो इसका चुनाव करना बहुत जरूरी था। इन दोनों कार्यों में बहुत अधिक समय लगता। मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रहे। याद रखिएगा, पहली बार जो मतदाता सूची आई उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं दर्ज हुआ। और इतना ही नहीं, जिन महिलाओं का नाम दर्ज हुआ था, आप सोचेंगे कि उन महिलाओं के नाम जो दर्ज हुए थे किस नाम से हुए थे, अल्लाह के नाम से, राम के नाम से, मतलब कि इनके मतलब होते हैं ना, जब आप गांव में आज भी वोटर लिस्ट देखेंगे तो बहुत अजीब अजीब नाम देखने को मिलते हैं, जो नाम उनका नहीं है, मतलब कि किसी का नाम किसी की जगह चढ़ गया, किसी के पति का नाम किसी की जगह चढ़ गया, मतलब ये ऐसे होता है, अक्सर होता है, लेकिन उसको करेक्शन कराया जा सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग के पास इतना समय नहीं था कि वे इतनी जनता की फिर से क्या करें, कि फिर से एक बार डाटा को रीचेक करें या चीजें करें, ठीक है ना। अब देखिए, प्रथम आम चुनाव में 17 करोड़, याद रखिएगा 17 करोड़ मतदाताओं द्वारा 3200 विधायकों और लोकसभा के लिए 489 सांसदों को चुना जाना था। अब देख लीजिए, यहां से भी आपके एमसीक्यू बनेंगे। एमसीक्यू यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने करोड़ लोग पहली बार में प्रथम चुनाव में पार्टिसिपेट किए। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि मतदाताओं की संख्या तो हो गई, कितने विधायक थे, कितने सांसद थे, ये पूछा जाता है। इन मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे जो लोग थे 15% थे, अतः इनको मतदान के विषय में जानकारी देना एक महत्वपूर्ण समस्या थी। अब देखिए, मतदान के बारे में इनको जानकारी देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 17 करोड़ में से सोचिए 15% ही पढ़े लिखे हैं, बाकी पढ़े लिखे नहीं है, तो कैसे डालेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए बहुत ही अच्छे काबिल अधिकारियों को लगाया गया कि जो इनको पढ़ाने से अच्छा है कि डायरेक्ट वहीं पे समझा दें, उसी रूप में चुनाव को हम लोग मतलब कि निपटा लें। प्रथम आम चुनाव ये याद रखिएगा कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए। पहला चुनाव हम लोगों ने करा दिया, और पहला चुनाव 1951 से 52 के बीच हम लोगों ने करा करके पूरा कर दिया ना। प्रथम आम चुनाव के सन 1952 का चुनाव कहा जाता है। प्रथम आम चुनाव को क्या कहा जाता है, 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में मतदान सन 1952 में ही हुआ था, यानी कि 51 से शुरू हुआ था, लेकिन 52 तक में ये प्रक्रिया चली, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 52 का चुनाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, प्रथम आम चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने को विदेशी पर्यवेक्षकों ने भारतीय जनता की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी। और जब सोचिए, इतने बड़े आजाद, मतलब कि भारत आजाद हुआ था लोकतंत्र के बाद, पहली बार चुनाव हो रहा है, वो भी एकदम अच्छे से लोकतांत्रिक रूप में हो जा रहा है, तो जो हम देखते हैं ना, हर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर चीज आपका देखती है, तो जब उन लोगों को पता चला तो वे सफलतापूर्वक जो हमारा चुनाव हुआ था इसकी सराहना कर रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें कही, अभी आगे सेंटेंस के रूप में आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि
लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव निर्धनता एवं अशिक्षा के वातावरण में भी कराए जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि भारत में पढ़े लिखे बस 17% लोग थे, बाकी अनपढ़ थे। और वही नहीं, भारत में सोचिए अंग्रेजों के जाने के बाद गरीबी कितनी थी। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि बहुत स्तर हमारा क्या था, निम्न था। उसके बाद भी यहाँ पे जो चुनाव हुए और लोकतांत्रिक वातावरण यहाँ पे हुआ, तो वो एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देने वाला था, बाकी अन्य देशों के, यूरोपीय देशों को प्रेरणा देने वाले, क्योंकि आज भी उस समय बहुत सारे यूरोपीय कंट्री अभी लोकतांत्रिक रूप में सामने नहीं आए थे। ठीक है, चलिए देखिए, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। क्या चुनौती आ गई भाई लोकतंत्र स्थापित करने में, इसको भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के चंगुल से। उपनिवेशवाद तो सबको ही परिचय होंगे, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आकर के शासन कर रहे हैं, या आप किसी को शासित अनुशासित कर रहे हैं, मतलब कि शासित कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो उपनिवेशवाद का एक तरह से उदाहरण है, हो सकता है। ठीक है, हम जब किसी को शासन करके उनके रिसोर्स का अपने लिए उपयोग करते हैं, संसाधनों का, तो वो उपनिवेश कहलाता है। कि चंगुल से आजाद हुए कई देशों में से इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, देखिए बहुत जगह लोकतंत्र का प्रयास किया गया, लेकिन वो अलोकतांत्रिक हो जाते थे। क्यों? कहीं बहुत थोड़ा लोकतंत्र रहा, कहीं प्रभावी नियंत्रण किसी नेता के हाथों में था, तो वो क्या करने लगा, वो अपनी सत्ता की पावर का गलत यूज करने लगा, शासन का कामयाब हुआ। कहीं पर सीधे सीधे सेना सत्ता का बागडोर संभालती थी, जैसे पाकिस्तान में आपने 9th में जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, 9th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, तो पहला चैप्टर जो है आपका, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि पाकिस्तान में क्या है, श्रीलंका में क्या है और चाइना में क्या है, ये सारी चीजें सत्ता के रूप में बताई गई थी। तो वहां आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें। तो पाकिस्तान में आपने देखा जो भी वहां का जनरल होता है उसके हाथों में सबसे ज्यादा बागडोर होती है, कहने के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो कह रहा है कि बहुत सारे उपनिवेश देश आजाद हुए, लेकिन आजादी के बाद वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को लाने का प्रयास किया, लेकिन ला नहीं पाए। लेकिन भारत देखो, गरीब होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में डायरेक्टली शामिल होता है ना। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी भारतीय के लिए। अगला देखिए, सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाजिर चीजें हैं। ठीक है ना, सत्ता और प्रतिस्पर्धा। देखिए, सत्ता मतलब जहां भी चुनाव आ रहा है, अब यहाँ पे जितनी लोग हम कह लें कि राजनीतिक पार्टियों के रूप में थे या राजनीतिक नेता थे, ये सब लोग अपनी बागडोर के रूप में आगे बढ़ रहे थे सत्ता हासिल करने के लिए, और इनमें प्रतिस्पर्धा आना जरूरी था। भाई हर कोई बनना चाहता है, तो एक दूसरे से कंपटीशन तो रहेगा ही। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। अब देखिए, आपको पता होगा कि राजनीतिक गतिविधियां, यानी कि राजाओं के द्वारा जो चलने वाली राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनमें क्या हो रही हैं कि ऐसा फैसला करना और उन पे अमल करना जो हमारे देश के लिए, ठीक है ना, जनहित में, जनहित मतलब जनता के हित में, जन मतलब लोगों के आधार पे हम कोई भी फैसला लेंगे। ऐसा नहीं कि हम मनमाने ढंग से लेके चले, नहीं। अब हम जो भी फैसले लोकतंत्र में लेते हैं वे अपने जनता के लिए लेते हैं, उनकी सोच के लिए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो समझते रहिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सारी चीजें समझते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा यही मानना है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक सीमित टाइम फिक्स कीजिए, कम से कम 3 घंटे अपने रीडिंग के लिए। सिर्फ रीडिंग कीजिए बुक को, कोई लिखना उस 3 घंटे में लिखने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। और नोट्स जो लोग बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है नोट्स ऐसे बनाते हैं कि उनकी बुक से मोटी नोट्स हो जाती है। तो उसका क्या करोगे, पढ़ोगे? बुक तो पढ़ नहीं पा रहे हो। नोट्स वही बनाइए जो बुक है ना, बुक को रख लीजिए सामने, टीचर पढ़ा रहा है, उस बुक में वो चीजें अंडरलाइन करते हुए चलिए, उन इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते हुए चलिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे जगह खाली रहती है, पेंसिल से लिख लीजिए। आपकी किताब भी आपके पास रहेगी हमेशा के लिए, और उस नोट्स को बनाने में भी टाइम नहीं लगा, और आप आसानी से उसको बार बार पढ़िए। एक ही बुक सोचिए अपनी 10 बार पढ़ेंगे तो वो क्या आपको देगी आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और रिटन वर्क थोड़ा कम कीजिए, छोड़ना नहीं है, करना है पूरे साल। लेकिन सबसे ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी, रीडिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि पिछली चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। चलिए देखिए, मैं 3 चीजें बार बार कहता हूं बच्चों से करने के लिए। पहला,
नियमितता अपने अंदर लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए। दूसरी चीजें मैं बोलता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद को अपने लिए अनुशासित कीजिए। नहीं, हमें पढ़ना है आज 3 घंटे तो पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ें। अगर नहीं 10 बजे रात तक पढ़े हैं तो हम 1 बजे रात तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के ही सोएंगे। ये अनुशासन आपके लिए खुद के लिए होना चाहिए। जब हम खुद को अनुशासित करेंगे ना, एकदम मस्त रहेगा। अगली तीसरी चीज जो है आपके लिए सबसे अच्छी, वो क्या है? ये है पेशेंस, धैर्य बनाए रखिए। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमको परिणाम हमारे अनुसार नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी होगी उससे भी अच्छी परिणाम देने की, है ना। तो आप लगे रहिए, परिणाम मिलेगा, बस पेशेंस रखिए। चलिए एक मोटिवेशनल लाइन है, देख लेते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है ना। सोच को पॉजिटिव रखिए हमेशा। अगर सोच आपकी अच्छी है तो सभी लोग अच्छे हैं। बुरा कौन है? कोई नहीं बुरा है। तो सभी अच्छे हैं दुनिया में, और अच्छा रहना भी चाहिए। हमारा समाज अच्छा रहे तो फिर हम तो अच्छे हो ही जाएंगे, और हम अच्छे हैं तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा। तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच अच्छी बुरी होती है। आप बुरी चीजों में भी अच्छी चीजें ढूंढिए, शायद आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए जी, यहाँ पे क्या ही मैं बोलूं। देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा संविधान कब लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। और जो हमारा 26 नवंबर 1949 को लिया गया, वो 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर किए गए, और यह 26 जनवरी से एकदम लागू हो गया। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न मान के चलिए एमसीक्यू बन ही जाना है। टेस्ट वोस्ट आप देंगे ना, यहां से बनेगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 की जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले आम चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि देश में पहला आम चुनाव 1950 में हो, किसी वक्त हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कब? 1952 कहते हैं ना, अभी मैं पीछे आपको बताया हूं। ये उन्हीं में से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अलग करके मैं बता रहा हूं। जो पीछे आपने देखा वो डिटेल के रूप में आपको मिलेंगे। देखिए, उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, इतना विधायक थे और इतनी सांसद थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मतदाताओं महज 15%, ये 15 नहीं होगा, ये 17%, ठीक है ना। 17% साक्षर थे। इसी कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों को चुनाव में नियुक्त किया। मैंने बताया था ना कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को क्या किया? चुनाव आयोग ने इसमें लगा दिया, क्योंकि अब उनको शिक्षित कर पाना मुश्किल था उस समय। तो इन लोगों ने क्या किया कि लाओ इनको ही हम लगा देते हैं, ये लोगों को खुद बता देंगे। अगला देखिए, उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को भी मताधिकार देने का, देखते हैं ना, जो आपने यूरोप पढ़ा होगा तो वहां पे लेडीज लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक और भारत में पहली बार यहाँ पे अधिकार मिल रहा है। तो यहाँ पे सोचिए कितना ज्यादा, अगर देखिए, जोखिम भरा हुआ था। ये प्रयोग था एक तरीके से, और ये प्रयोग बहुत ही ज्यादा हम कह लें कि प्रभावपूर्ण होने वाला था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया किसको? अपने इस आम चुनाव 1952 वाले को, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का अमल हो रहा है। तो उसने अपने उसमें न्यूज़पेपर में लिखा था, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्या है? ये जो लोकतंत्र में हम लोग चुनाव करा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जुआ है। लेकिन बाद में सबको हैरानी हुई जब हमारा रिजल्ट आया। अभी आपने देखा ना, मैंने बताया था पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से चुनाव शुरू हुए, जो 52 तक चले। और 52 में ही माना जाता है कि हमारे आम चुनाव पहले संपन्न हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना कुल 6 महीने तक लगे, है ना। पहला जो चुनाव हुआ था, सोचिए 6 महीने लग गए थे उनके सभी प्रक्रियाओं को करने में। और मैं आप लोग को बताया ही था कि पहली बार ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं, और इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और 1952 में जाकर के कंप्लीट हुआ था हमारा पहला आम चुनाव। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। पहली बार हुआ, और पहली बार ही इतना अच्छा रिजल्ट कि पूरी दुनिया देखती रह गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों को संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मानते थे। यानी अब जो लोग जोखिम मानते थे, वो उनके सभी विचारों पे पानी फिर गया कि अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ ना। देखो,
1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यानी हमारे यहाँ हुए इस आम चुनाव का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा और पूरी दुनिया मान गई कि हाँ, भारत वाले कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आज भी मानते हैं। भारत को सिर्फ एक क्या है, चिंगारी की जरूरत है, भारत कुछ भी कर सकता है। और इसका इतिहास गवाह है कि भारत वालों ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाता। बस यहाँ के लोग थोड़ी सेंटिमेंटल होते हैं, जब तक उनके सेंटिमेंट पे कुछ लगती नहीं है तब तक। अगर उनके सेंटिमेंट पे लग गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आज गूगल जो है वो क्यों नहीं सुंदर पिचाई को छोड़ता है। गूगल जानता है कि अगर इसको हम छोड़ दिए तो ये जाके अपना खुद का गूगल बना लेगा, फिर मैं क्या करूंगा, है ना। तो सभी लोग डरते हैं। चलो देखो, अब यह दलीलें दे पाना संभव नहीं है कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। जैसे जो लोग पहले कहते थे, दुनिया के लोग या अन्य देशों के लोग, कि भाई लोकतंत्र में तो गरीबी नहीं होना चाहिए, बिन गरीबी में चुनाव नहीं हो सकता, पढ़े लिखे लोग चुनाव नहीं दे, मतलब कि अपने अधिकारों को नहीं चुन सकते, तो उनके लिए ये क्या था, एक तरह से जवाब था। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। यानी दुनिया में गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो ना हो, कहीं भी लोकतंत्र को हम लोग सामने लेकर के आ सकते हैं। ये बात साबित हो गई कब, 1952 के आम चुनाव से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो भाई, जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आया, क्या आया, और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताया कीजिए आप लोग। और अपने इस प्यारे से वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए उन सभी मित्रों तक जो भी आपके बीएसईबी और यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न से, जो भी लोग इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, ठीक है ना। चलिए, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या रहा प्रभुत्व। पहले 3 चुनाव में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन रहा, कांग्रेस। भाई मैंने बताया था ये वही पार्टी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के समय से 1885 एओ ह्यूम के द्वारा से चली आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत, ये देखिए, स्वाधीनता संग्राम की विरासत मिली थी। ठीक है, यानी कि ये वो पार्टी है जो आजादी की लड़ाई के साथ साथ बनी थी, है ना। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। यह एकमात्र ऐसी, आज तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, लेकिन उस समय सिर्फ ये एक पार्टी हुआ करती थी। अब भाई एक ही पार्टी है पूरे देश में, तो इसका कोई विपक्षी है ही नहीं। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले आम चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में आगे निकल गई। भाई 489 में से 364 ला दिया तो जाहिर सी बात है वो सीधे बहुमत पा गया। और भारत में बहुमत वाले पार्टी को ही क्या किया जाता है, केंद्र में सत्ता का बागडोर मिलता है ना। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। और जो बाद में चुनाव हुए तो केरल, उड़ीसा और वो क्या कहते हैं कि एक जगह और है, उसका तीनों को छोड़ करके बाकी हर जगह से इसने सामान्य स्तर पे भी जीत हासिल की। तो यानी कि हर जगह से इसने हासिल कर ली, चाहे वो प्रांतीय स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद क्या बने, प्रधानमंत्री। सबको पता ही है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन इसी चुनाव के बाद बने थे। कब, पहले आम चुनाव जो कब हुआ था, 1952। याद रखिएगा सभी लोग। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है, यही तरीका अपनाया जाता है। आप लोग को पता है ना, बहुमत वाले ही हमारे यहाँ जीतता है, यही हमारी पद्धति है चुनाव की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आप लोगों को मैप दिखाया जा रहा है, ये 1952 तक के चुनावी नतीजों के मैप है। कांग्रेस का प्रभुत्व आप लोग देख सकते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से लेके 67 तक, ठीक है ना। 1952 से 57 तक ब्लू कलर में दिखाया गया है। और जो आसमानी है केरल में डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये केरल देखिए, केरल में हार गई थी, ठीक है ना। केरल से डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की थी। जम्मू कश्मीर से नेशनल कांग्रेस था, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि इस रूप में हमारी भारत की शुरुआती दौर में, जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी। ब्लू कलर से आप देख सकते हैं कि पूरा भारत रंगा हुआ है। तो ये आजादी के समय, यानी कि जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो 1952 के बाद जो आम चुनाव होते हैं, तो उसके बाद से लेकर के कहां तक आया है, आप देख रहे हैं 1967 तक। ये मुख्य रूप से क्या था, इंडियन
नेशनल कांग्रेस या हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पहला आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी, फिर दूसरे में भी, तीसरे में भी, इन सभी का पहले में 489 सीट, पहले में, दूसरे में देखिए दूसरे लोकसभा में 494 सीट, और तीसरे में भी 494 सीट। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस क्या रही है, हमेशा बहुमत की दल रही है। शुरुआती दिनों की ये बात है, शुरुआती दिनों की बात है। ठीक है जी, शुरुआत में। आगे बढ़े, ये मैप आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है। हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। अब ये केरल एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से कम्युनिस्ट जीते थे, और वहां उनकी बहुमति अगर हम देखें तो हुई थी। अभी मैं आगे बताता हूँ। देखिए 126 सीटों में 60 सीटें। देखिए 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद, यानी कि केरल में वो क्या हो रही है, हार रही है। केरल में इनको हार का स्वाद चखना पड़ा। देखिए अगर हम बात करें 1957 में केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कितना मिला, 126 में से 60 सीटें, यानी कि लगभग आधा सीटें मिल गई। और आधा से ज्यादा अगर मिल जाती हैं, आधा या आधा से ज्यादा, उसमें और भी पार्टी वहां पे रही होगी जो पाई होगी, तो इनका सबसे ज्यादा था, तो ज्यादा के रूप में ये बहुमत में शामिल हो गई। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार लोकतांत्रिक चुनाव में जरिए बनी। पूरे दुनिया में सोचिए, ये हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में अगर पहली बार कहीं लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सत्ता में आ रही है तो वो कहाँ है, भारत के केरल में। पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी, तो भारत के केरल में कब बनी, 1957 मार्च के चुनाव में। ये एकदम याद रखिएगा। देखो डेट के साथ याद रखो, सीटें याद रखो, कितनी सीटें जीती थी, तो 126 में 60 सीटें। ये बहुत जरूरी है आप लोग को याद रखना कि कितने से कितने चीजें वो लेकर के चल रहा है ना। आगे देखिए, केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष, ये जो है मुक्ति संघर्ष ना, ये आप लोगों से पूछा जाता है कि मुक्ति संघर्ष कहाँ शुरू किया गया कांग्रेस द्वारा। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। देखिए जो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट कहता हूं ना, कहने का मतलब ये है, ये प्रश्न या तो बार बार पूछे गए हैं या तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछे गए प्रश्न। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि उन्हीं प्रश्नों को एग्जामिनर उठाता है जो ज्यादा महत्व के प्रश्न होते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देखा कीजिए, है ना। और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके डाउट है, आप प्लीज विजिट कीजिए अपने आर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, यानी कि जो स्टडी भारत आर्ट्स है उस यूट्यूब चैनल पे, और उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। इसके साथ ही आप नोट्स कोशिश कीजिए बुक में ही बनाते चलिए, क्योंकि वे ज्यादा बेटर रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए जी, ये है आपके डीपीपी के प्रश्न, यानी कि डेली मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को 5 एमसीक्यू देता हूं। सोचिए एक क्वेश्चन अगर एक चैप्टर 5 दिन चला तो 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हो गए एक चैप्टर से, और 2-2 क्वेश्चन अगर लॉन्ग देते हैं तो 10 क्वेश्चन वो हो गए। तो एक चैप्टर से ये प्रैक्टिस के लिए कम नहीं है, बहुत है। इतनी चीजें तो आप करते चलिए, और जो नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। अगर नंबर कम आ जाए तो फिर कहिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है भाई। ये क्या है, होमवर्क मेरे द्वारा दिया गया। आप इसे, अरे भाई आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। ये भी आपके होमवर्क है, 5 प्रश्न हो गए आपके होमवर्क के डीपीपी में, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की क्या बात है। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने केरल में निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष क्यों छोड़ा। देखो छेड़ा, अभी मैं इसी शब्द की बात कर रहा था, मुक्ति संघर्ष, है ना, बात कर रहा था ना। देखिए मुक्ति संघर्ष आ भी गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए जहां भी आप लोग के बुक में कोई ऐसी चीज मिलती है जो आप लोग के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत रिलेटेड रहती है, मैं उसको सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ कि बच्चा ये चीज जरूर पढ़िए, और ये पढ़ना भी है, क्योंकि ये चीजें अगर आप जानते रह रहे हैं तो आपके नंबर 100% डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं। और लिखने का अभ्यास मैंने आप लोग से शुरू में ही बोला था, मैं किसी दिन फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को ये बताऊंगा कि लिखिए। मैं आप लोग से कहता हूं ना, 2 ही पेज रोज पढ़िए, 2 ही टॉपिक रोज पढ़िए, लेकिन उस 2 पेज में जो आपने पढ़ा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप लिखते हो ना तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है, राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल देखिए, आईएएस, पीसीएस
आईएएस बनने के लिए राइटिंग स्किल ही चाहिए, ज्ञान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लिखने की कला जिसके पास होगी वो निकालेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं, वो क्यों नहीं निकाल पाते हैं? राइटिंग स्किल नहीं होती है। सबसे पहले अपने अंदर आप राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, ये आपका दूसरा प्रश्न। रफी अहमद किदवई की संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए आपके चैप्टर में दिया हुआ है साइड में करके, अभी मैं यहाँ तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन आप अगले टॉपिक पे यहाँ तक पहुंच जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने आप लोग को दे दिया, क्योंकि देखिए जानना जरूरी है। हो सकता है अभी नहीं पढ़े, लेकिन कुछ बच्चे अपने से पढ़ लिए हो, तो उनके लिए तो है ही, और मैं पढ़ाऊंगा ही, आप लोग निश्चिंत रहें। ये सब होमवर्क में है, तो आप इनको करें, और नहीं किए तो क्वेश्चन लिखे रहिए, एक बार पढ़े रहिए, फिर कीजिए। अब देखो जी 2 मिनट का रिवीजन हम लोग देख लें, क्या क्या देखें। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? लोकतंत्र, लोकतंत्र चुनाव भारत में, है ना, या आम चुनाव कह सकते हैं, चुनाव। फिर हम लोगों ने देखा डीपीपी, शॉर्ट लॉन्ग। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज देखी। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। अगला जो होगा लेक्चर नंबर 3 होगा, और अध्याय आपका यही होगा, अध्याय 2, किसका? यानी कि राजनीति, राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 होगा, और उसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए। देखिए इतनी अच्छे से मैं नोट्स आपके एनसीईआरटी से ही छांट के लाता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी बुक उठा के देख लो, एनसीईआरटी से ही मैं छांटता हूँ। कुछ हाँ एक्स्ट्रा चीजें मुझे मिलती है तो वो भी ऐड करता हूँ जो जरूरी रहता है। तो आप इन्हें जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ मन से पढ़ लो बाबू, जितनी चीजें मन से बता रहा हूँ ना, इतनी चीजें कर लो, मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट का 45 मिनट डेली निकालो, कि एकदम रीडिंग करना है केवल 45 मिनट जितना, या मैं जो भी आपको पीडीएफ देता हूँ डेली, उन पीडीएफ को डेली एक बार पढ़ लीजिए 45 मिनट तक, और अगले 1-2 दिन में फिर से रिवीजन कर लीजिए। आज पढ़ा, आज फिर हफ्ते के अंदर यानी कि 5 दिन पे मान लीजिए पढ़ लिया, फिर हमने इसको 21 दिन पे पढ़ लिया, फिर हमने इसको 30 दिन पे पढ़ लिया। अब वो आपके मन से भूलेगा नहीं। ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते हुए आगे बढ़िए, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन मित्रों तक जो भी आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट से एकेडमिक यानी कि इंटर के छात्र हैं, हाई स्कूल के छात्र हैं, या फिर जो लोग भी सीयूटी या अदर एनसीईआरटी पैटर्न पे तैयारी करते हैं, उनके लिए आपको यहाँ से मिलता है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स। स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे डेली के पीडीएफ नोट्स आपको अपलोड हो जाते हैं। जैसे अभी ये क्लास खत्म होगा उसके कुछ देर बाद आपके पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। लेक्चर भी आपके सारे बिल्कुल फ्री हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, और जो भी समस्याएं आती हैं मुझे बताइए, मैं उनका निदान करने का प्रयास करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका ही चैनल है, आप इसे अपने सभी दोस्त मित्रों तक बढ़ाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, और रिवीजन जरूर कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।